खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो इंसान ख़ुद क्रिएट कर लेता है, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेता है। कुछ ऐसी कुदरती आफ़ात हैं जिस पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे मुल्क भर में मानसून का जो सीज़न है इसने तबाही मचाई। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान के मुताबिक 30 साला बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। अगरचे इस पे बड़ी बहस की जा सकती है कि हम क्या इसके लिए तैयार थे या नहीं थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि अगर ये आफ़ात आती हैं, बहुत सारे ममालिक में आती हैं, अमरीका जैसे मुल्क में आती हैं जिनका बहुत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तबाही जो वो हम खुद अपनी आँखों से अपनी TV स्क्रीन्स पर देखते हैं। बात यह कि ऐसी तबाही के बाद अगर हुकूमत का रिस्पॉन्स अच्छा है, फौरी तौर पे इमदाद मुतासरीन तक पहुँच रही है और एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हुकूमत चल रही है, तो फिर यकीनन उस पर उनकी तारीफ़ भी की जा सकती है और उनको मज़ीद इस पर बात भी की जा सकती है कि क्या बेहतरी लाने के लिए काम किए कर सकते हैं वो। आज ख़ुसूसी इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और उसमें मुतासरीन के लिए जो इमदाद का एक पैकेज पहले से एक मंजूर शुदा है उसमें खातिर खा इजाफ़ा किया गया। मिसाल के तौर पर जो भी मकानात चाहे वो कच्चे हों या पक्के हों, अगर वो जुज़वी तौर पर तबाह हुए तो उनको 2.5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। जो मकान मुकम्मल तौर पे तबाह हुए उनको 5 लाख की दी जाएगी इमदाद। इसके साथ साथ जो आपके टेंट्स हैं, जो मेक शिफ्ट होम्स जिन्हें आप कह सकते हैं, उनकी तादाद भी 50,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है। तो ये तो एक तो कुदरती आफात से निमटने के लिए काम किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो एक सियासी आफत इस मुल्क में है और एक इंतशार की कैफियत फैलाई जा रही है, साथ साथ कुछ ऐसे फैसले हाल ही में आए जिनसे बकौल हुक्मरान इत्तेहाद सियासी इंतशार में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। आज PDM का सरबराही इजलास भी हुआ जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक तरह से मुस्तरद किया और कहा कि हम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हम अवामी राब्ता मुहिम चलाएँगे। जो एक सियासी जमात का या सियासी जो रहनुमा है उनका हक़ है, वो अदालत के फ़ैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, अगरचा जो भी फ़ैसला हो आपके ख़िलाफ़ हो, आपके हक़ में, उसको आपने तस्लीम बहरहाल करना होता है। इसके साथ मईशत एक तीसरा बड़ा मसला, एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए, और हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपये अपनी कदर खोता जा रहा है। आज भी रुपये की कदर में एक खातिर खा कमी हुई। 240 के करीब जो है वो इंटर बैंक में जो है वो डॉलर ट्रेड होता रहा, और इसकी बड़ी वजूहात हैं। हमारे माशियात जो बात करते हैं कि मुल्क में जो एक सियासी इस वक्त बेचैनी है या एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ प्रेशर है आप पे कि आपने जो भी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो मार्केट से डॉलर उठा रहे हैं, ये भी एक आर्गूमेंट दिया गया, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई। लेकिन इसके साथ वज़ीर ख़जाना हमें ये बात कह चुके थे कि हमारे पास 1 माह से ज़्यादा पेट्रोल और 2 माह के करीब डीज़ल और फर्नेस ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। तो यानी कि अगर हम 1-1.5 माह खाली इस ऑयल की या पेट्रोलियम की मद में जो डॉलर हमने बाहर भेजने हैं उसमें हम कमी या उस ला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ये भी एक आर्गूमेंट है। क्या ये मुमकिन है कि मुल्क में इस वक्त जो डॉलर की लेन देन है, चाहे वो इदारे करते हों या इंडिविजुअल्स कर रहे हों, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद कर दी जाए, कोई रेगुलेट कर दिया जाए इसे कि आप इससे ज़्यादा एक मिकदार से ज़्यादा आप ये इसमें कारोबार नहीं कर सकते? इस पर भी एक सवाल बनता है जो यकीनन हम पूछने की कोशिश करेंगे, हमारे जो साथ पैनल मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इस वक्त क्या चैलेंजेस दे रही हैं और इसका हमें कितना नुकसान हो कि डॉलर अगर 230-240 का जाएगा तो इन द लॉन्गर रन हमें आम पाकिस्तानी शहरियों को क्या नुकसान होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो उसका क्या नुकसान होगा। बज़ाहिर हमें शायद नुकसानात नज़र ना आए, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में ये चैलेंजेस शायद मज़ीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब हमें खुशखबरी भी सुनाते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अगस्त के महीने में सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बैरून मुल्क से कई पेमेंट्स आनी है, IMF ने अपनी किस्त रिलीज़ करनी है, तो उसके बाद प्रेशर भी कम होगा और पाकिस्तान जो रुपया इस वक्त अपनी कदर खो रहा है वो अपनी कदर वापस लेने में कामयाब हो जाएगा। गुफ्तगू करते हैं, आमिर दुरानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब आपका। डॉक्टर अयूब महर साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। आमिर दुरानी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, और आगाज़ ये कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? जो डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, कोई इसका नियर फ्यूचर में कोई आप देखते हैं कहीं पे स्टॉप लग जाएगा ऐसे या रिवर्स होगा? शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मदू किया। देखिए डॉलर का मैं अभी ट्रैवल कर रहा था तो इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा सोचा, और अगर आप देखें तो ये एक किस्म का जो है एक किस्म की मार्केट खुली हुई आजकल,
और उसकी दो वजूहत हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली तो ये है कि हमने डॉलर को हमने ऑब्वियसली उसको हमने मार्केट फ्री फ्लोट दिया है। दूसरी बात यह है कि हमने कोशिश ये की है कि उसको इस वक्त जो हम जिस हम हालात में बैठे में हमने एक जैसे कहते हैं ना काफ़ी हद तक एक बयान जो अपना है वो डिफ़ॉल्ट के नाम पे दे दिया है। जब आप बयानिया ही रखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं तो क्या होगा कि करेंसी निकलेगी मार्केट से ना, जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बात तो मैं फिर अब इसके उनकी वजूहत पे अगर आऊँ बातरतीब, तो सबसे पहले तो यह है कि पूरी दुनिया में डॉलर की कदर बढ़ रही है। ठीक है, तो आप अगर देख लीजिए इस यूरो में भी इसकी वजह क्या है, ये देखिए बार-बार हम सुन रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सब खरीदारी जो हो रही है, देखें डॉलर की कीमत बढ़ती क्यों, क्योंकि अमेरिका एक ख़रीदार नेशन है। मैं इसको मतलब सलीस लफ्ज़ बता रहा हूँ कि जितना कोई ख़रीदता है और वो किस पैसे में ख़रीदता है, वो उस पैसे की वजह से पूरे दुनिया में उस पैसे की जो कदर होती है वो बढ़ जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये नाज़रीन को हमें समझा देना चाहिए कि ये दुनिया में ज़रूरी नहीं था कि हमेशा डॉलर में ही तिजारत की जाए। लेकिन आपको पता है जब पेट्रोल डॉलर ख़त्म होता है और उसके जो पेट्रोल डॉलर शुरू किया जाता है, यानी कि अमेरिका ये फ़ैसला कर लेता है सऊदी अरब के साथ और ओपेक कंट्रीज़ के साथ कि जी आइंदा से सारी पेमेंट्स अब हमें US डॉलर में हम आपको करेंगे, तो कुछ किया कि उसने एक रुझान पैदा कर दिया जो कि अब तक थमा नहीं है। जिसकी वजह आपने ये भी देखी है कि अगर आप पूरी दुनिया में जाके देखें तो इस वक्त जो मुख्तलिफ करेंसीज़ हैं वो अभी चाइना ने रेमबी में किया। अभी आपने हालिया सुना होगा कि इंडिया और रूस का जो आपस में उनकी तिजारत हो रही है, उन्होंने कहा जी हम रूबल्स में और रुपए में करें। और आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि अभी 2 हफ्ते पहले इंडिया ने अपने रुपए को इंटरनेशनली फ्लोट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब इंडिया कहता है कि अब हम तिजारत रुपए ही में करेंगे। तो ये तो बताने को, लेकिन दूसरी चीज़ जो है ना, जो आखिर में कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त जब आपने ये बयानिया दिया हुआ और उस पर उम्मीद है कि आप को मैं इस पर भी कुछ थोड़ा सा बताऊँगा कि फ़िलहाल ये जो हमने दिवालिये का जो हमने एक वो डिफ़ॉल्ट का जो हमने एक नैरेटिव एक बयानिया शुरू कर दिया है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसमें पड़ गए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दिवालिया होने वाला है, जो कि मेरे ख्याल में एक असलियत से बहुत दूर है। सही, ठीक, बिल्कुल सही। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करने का। अमजद खान नियाज़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, और ये आमिर दुरानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और एक इस पे दलील ये है कि सियासी बेचैनी जिसकी वजह से, अगरचे और भी इसके बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन एक पाकिस्तान की हद तक ये एक बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। तो बेहतर ना होता कि अगर आपकी हुकूमत अदम एतमाद की वजह से ख़त्म हो गई, अगरचे अब 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, तो वेट कर लेते और ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं ये बजाय आप करने के PDM की हुकूमत इस वक्त कर रही है, सियासी तौर पर नुकसान उठा रही है। तो वो जो एक इंतशार की कैफियत थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एग्रेसिव पोस्चर और स्टांस था, अगर वो ना होता तो शायद हालात थोड़े से बेहतर होते। नहीं अमजद साहब? अमजद साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अमजद साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। कैसर अहमद शेख साहब, अब सूरत हाल ये है कि 2 सूबों में आपकी मुखालिफ हुकूमत है और जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो वफाक ने करने हैं, यानी कि सियासी तौर पे नुकसान आप उठाएंगे और सूबों की हद तक जो एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं, वो सूबाई हुकूमत अपनी सवाबदीद पे उसको ख़र्च करेंगी, कोशिश करेंगी अपनी जमात को मजबूत करें, अपने वोट बैंक को मजबूत करें। तो ये तो एक कैच-22 सिचुएशन है आपके लिए इस वक्त कि मुश्किल फ़ैसलों का सारा मलबा आपके ऊपर और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो सूबे एंजॉय कर जाएंगे, यानी आपकी मुखालिफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम सवाल आपने किया मेरे से। देखिए हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और इससे पहले भी हम इन चैलेंज को कबूल करते रहे हैं। ये वाकई बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। इस वक्त पाकिस्तान एक बुरहान से गुजर रहा है, इकनॉमिक सूरत हाल बहुत टफ़ है। लेकिन देखिए ना, अगर हमारी पार्टियाँ, हमारे 2-3 ही तो पार्टियाँ होती हैं मुल्क में, अगर हमारी पार्टियाँ इस चैलेंज को कबूल नहीं करेंगी और हम अपने आप को विदड्रा कर लेंगे तो फिर तो देखिए ना, मुल्क तो हमने ही संभालना है। और मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और लाजमी तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े स्टेट्समैन हो के इस मुश्किल फ़ैसले में से गुजरेंगे। लेकिन कैसर साहब, अब सूरत हाल ये है कि आप ख़ुद भी एक बिज़नेसमैन हैं और बड़े अरसे से आपका एक बिज़नेस कम्युनिटी में एक नाम है,
तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इंटरवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो स्टेट बैंक करे या वफाकी हुकूमत करे या कोई और इदारा करे इस सारे के सारे सूरत हाल को। और इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल हमें इसाक डार साहब की सूरत में मौजूद है। आपकी पिछली हुकूमत में प्रेशर था, जैसे तैसे किया उन्होंने, उसका जो भी उस पर बहस अलग बात है, लेकिन उन्होंने इंटरवीन ज़रूर किया और मुल्क में मतलब उस वक्त हालात आप देख लें। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मुल्क जिस बुरहान से गुजर रहा है, हम दिन ब दिन यानी अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होते और लोगों की वेल्थ को कम होते नहीं देख सकते। देखिए कंट्री को लाजमी तौर पे बैठना पड़ेगा स्टेट बैंक के साथ भी। ये जो हमने उसको बिल्कुल टोटल, मैंने तो बहुत मुखालफत की जब दे रही थी PTI की हुकूमत, उसको ये पूरे का पूरा इख्तियार दे रही थी कि जो मर्जी करेंसी का हो, तो मेरी बड़ी सख्त मुखालफत थी। और स्टेट बैंक में भी जो हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग भी हुई, वहाँ भी रज़ा बाकर साहब के बाद, क्योंकि देखिए उस वक़्त एक तरफ तो यानी मॉनेटरी पॉलिसी भी उन्हीं के पास थी और ये आप कहें कि करेंसी भी जो मर्जी वो रेट रख लें। ये हमारे जैसे मुल्क में हमने तजर्बा ये किया ना, तो वाइबल नहीं बना। और फिर अभी IMF की जो भी कंडीशनलिटीज़ हैं और जो कर रहे हैं, मैं इस पर भी तनकीद कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि ठीक है, हमें एज ए पॉलिटिशियन उनको भी कन्विंस करना है IMF को, हम उनकी बातें मानते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने अवाम पे इतना ज़्यादा बोझ डाल लें जो काबिल बर्दाश्त ना हो और जिससे हम अपनी पॉलिटिकल सारी साख को ख़राब कर लें। तो हमारे जो वो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं उनसे कह, क्योंकि वो मैच्योर मेरे ख्याल में नहीं, मेरे साथ उसने काफ़ी, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन चाहिए ये था देखिए कि सिर्फ IMF का ख्याल ना रखा जाए। आज अगर सिर्फ IMF का आप ख्याल रखेंगे और डॉलर की कीमत इस तरह रोज़ बरोज़, इस वक्त सूरत ये है कि मैं खुद आप क्योंकि बिज़नेस में हूँ, ये हमें पता ही नहीं है कि क्या रेट रहेगा। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैंक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी हम एक ही वक्त में अगर हमारी इंपोर्ट के लिए कल परसों हमने 242 रुपए पे डॉलर लिया, तो एक्सपोर्टर ने, हम ही अगर, मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ और खुद इंपोर्टर हूँ, तो एक्सपोर्टर से वो 234 रुपए में ले रहे हैं वही डॉलर। तो डॉलर ये 8-8 रुपए का गैप, ये कभी मैंने तो जिंदगी में अपने नहीं देखा। मैं इस पे वापस आता हूँ। अमजद खान नियाज़ी साहब, सवाल ये है कि जो सियासी बेचैनी एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस मौशी बहरान की, तो बेहतर ये था कि अब तो सूरत हाल ऐसी है कि 2 सूबों में आपकी हुकूमत है और जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है जब से इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटे हैं, तो क्या उसमें कोई तब्दीली आप देखते हैं कि ठीक है आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आपका एक आपका एक आर्गूमेंट है कि हुकूमत के हवाले से वो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम टकराव की सियासत करें? नियाज़ी साहब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये आप आग के साथ खेल रहे हैं, इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी के साथ साथ जो है वो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। और उस वक्त चूंकि सवार था, दिमाग पे भूत सवार था और पाकिस्तान के साथ जो है वो खेलने वालों ने एक खेल खेला। आज आप देखें कि 62 रुपीज के मतलब डिक्रीज हो चुका है हमारा डॉलर के मुकाबले में। हम तो आप खुद सोचें कि आज बिल्कुल कैसर अहमद शेख साहब और मैं फाइनेंस कमेटी के अंदर ये भी मेंबर थे, मैं भी मेंबर रहा हूँ। तो बात यह है कि इन्होंने एक बात की है कि हमारे जो वजीर खजाना है वो मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी नहीं। तो खुद आप, मेरे ख्याल में आपको जवाब भी मिल चुका है। आज आप जब रिलीफ देने पे आएंगे, क्योंकि दुनिया में अब पेट्रोलियम मसनूआत, आपका खुदरी तेल, आपका बहुत सारी चीजें अब नीचे आ रही हैं, चीजें वहां पे स्टेबल हो रही हैं, तो आप अपने मुल्क के अंदर आम लोगों को वो रिलीफ नहीं दे पा रहे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने मुआहदा जरूर किया था जब हमारे हमने IMF के पास गया, IMF के पास जाना हमारी, क्योंकि जो इन्होंने डेट लिया हुआ था उनको रीपेमेंट के लिए आपके पास कुछ था ही नहीं, हमारे पास रिजर्व ही नहीं था, लेकिन हमने उस मुश्किल हालात में एग्रीमेंट किया, लेकिन हमने लेट जाने का मुआहदा नहीं किया। लेकिन नियाज़ी साहब एक सवाल है सर, एक सवाल ये है कि अदम एतमाद की कामयाबी से पहले तक
PDM की जो इत्तेहाद है, इनका एक मुतालबा था कि जी मुल्क में इलेक्शन कराएं, इमरान खान साहब जो है वो नई तारीख का ऐलान करें। अब सूरत हाल ये हुई कि अदम एतमाद के बाद यही मुतालबा आपका आ गया। पहले आप इलेक्शन की बात नहीं मानते थे, अब आप इलेक्शन की बात करते हैं। PDM कहता है कि नहीं जी, हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस बहरान से निकालना है। तो जिम्मेदारी तो आपको भी कबूल करनी पड़ेगी कि अगर आप अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी से पहले मान जाते। हमारा, मेरी बात सुने जी, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए हमारी जान भी हाजिर है। या तो हमारे हाथ में भाग दौड़ होती और फैसले हमारे हाथ में होते तो फिर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ, हमारे पास सूबा है, सूबे का आपको भी पता है कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें तो हमारे पास नहीं है ना। हम तो प्रोविंशियल मैटर्स के अंदर ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं ना, ठीक है ना जी। अब उसमें आप ये कहें कि आप इकोनॉमी के, आप IMF के साथ, लेकिन सर दो सूबों में आपकी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में भी एक तरह से आप ही की हुकूमत थी। बात सुन ले ना जी, आप मेरी बात समझे ना। स्टेट बैंक को कौन कंट्रोल करता है? वफाक करती है ना। अच्छा, वजारत खजाना ही सबसे टैक्सेशन हो या कुछ और मैटर्स हो, वो तो वफाक करता है। दिफा के मामला वफाक करता है। प्रोविंस का काम तो देखो लोकली चीजें है ना। आपने यूनिवर्सिटी बना दी, आपने स्कूल बना दिया, आपने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, आपने पनाहगाहें बना दी, आपने राशन कार्ड दे दिया, आप मतलब इस टाइप के बहुत सारे जो है रोड्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो चलो ठीक है, वो तो प्रोविंस कर सकते हैं, लेकिन प्रोविंस के पास वो इख्तियार तो नहीं है ना जो आज फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने वो तो। अच्छा, एक सवाल फिर सर आप सही कहना है कि आगे बढ़ता हूं कि अगर आप ये फैसला कर लेते कि तहरीक अदम एतमाद से पहले आपने इलेक्शन में जाना है, तो आज ये सूरत हाल हम ना देखते। मेरे ख्याल है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस वक्त की पोजीशन देखे ये आए हैं तो ये कहते थे हमारे पास जो है बहुत अच्छे जो माहिर मुआशियात हैं और उनकी वजह से हम जो चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। हमने कहा था कि हम कोरोना जैसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान को देखें, दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है। पाकिस्तान वाहिद था जिसको खुद इक्तिसादी सर्वे ने बताया कि पाकिस्तान 6 पॉइंट को ग्रोथ रेट टच कर गया है। तो हमने मुश्किल हालात में ग्रोथ की है और फिर हमारी जो रिकवरी हुई, आप देखेंगे दुनिया में सबसे तेज रिकवरी पाकिस्तान ने की। इवन आप अपने नेबरर कंट्री इंडिया में देखें, वो 6.6 पे गया है माइनस में, पाकिस्तान 1.2 पे रहा है माइनस में। तो आप खुद सोचे कि हमने जो इस मुश्किल हालात में अब फिर करंट डेफिसिट जो था हमने उसको कितना कंट्रोल किया और हमारी इंपोर्ट्स जो है वो गैर जरूरी तौर पे रुकी हुई थी, उससे हमने डॉलर को कंट्रोल किया। दुनिया ने हमें रोशन डिजिटल के जरिए हमें पैसे भेजे। पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर जो है वो अब तारीख रिकॉर्ड का हिस्सा है, इससे पहले कभी ये हुआ ही नहीं है। आज दुनिया जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ना दुनिया इन पे एतबार कर रही है, हालांकि लाने वाला इनको अमेरिका है और लेकिन दुनिया इन पे पता नहीं दबाव क्यों इनको ये नहीं पता कि सुबह होंगे शाम होंगे। ये तो वही कहते हैं ना, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं रहा। नहीं साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब इसी पॉइंट पे। डॉक्टर अयूब मार साहब, सवाल अब ये है कि जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं अगस्त के महीने से, मतलब स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। IMF किस्त जारी कर देगा, इसके साथ जो चंद दोस्त ममालिक हैं वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि कोई हमें जो है वो सपोर्ट मिल जाएगी। सो आप देख रहे हैं कि अगस्त ऑनवर्ड ये जो इस वक्त एक इकनॉमिक केओस है, इसमें कोई ठहराव आएगा या नहीं? देखिए, पहली बात ये कि जिस तरह से सूरत हाल को बिल्कुल एक्सोजुलेट कर करके बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें अब सोशल मीडिया के बजाय या रूमर्स के बजाय, डिसइंफॉर्मेशन के बजाय थोड़ा सा रियलिटी को देखना है। जो डिप्रिसिएशन आई है पाकिस्तानी रुपये में, उस पर ठीक है, फंडामेंटल रीजन इकोनॉमी के होते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अरसे से हम लोग फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अचानक ऐसा हो गया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल हुई है, इसमें बहुत हद तक डिसइंफॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन शामिल है। हुआ यह है, बेसिकली दो चीजें हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट को नुकसान पहुंचाया और रुपये ने बहुत तेजी से डिप्रिसिएट किया। एक तो ये कि बिल्कुल जो है माजी करीब में नेबर कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। उसके डिफॉल्ट करने की जो खबरें आई, फिर उसकी जो सिचुएशन दिखाई गई, पॉलिटिकल
और सोशल जो वहाँ पे प्रॉब्लम आई, वो जब सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों ने देखी तो इनको एक खौफ पैदा हो गया कि डिफॉल्ट ऐसा होता है और यहाँ भी डिफॉल्ट होने वाला है। एक तो उसकी अगर श्रीलंका में डिफॉल्ट ना हुआ होता तो शायद इतना खौफ यहाँ ना होता पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये हुई कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई भी पार्टी जो अपोजिशन में होती है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर हालात खराब हो रहे होते हैं तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो हालात को मजीद खराब करके उसकी बहुत खतरनाक किस्म की पिक्चर जो है वो शो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पब्लिक में। उससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। इकोनॉमिक फंडामेंटल अपनी जगह। अब अगर आए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की सूरत हाल की तरफ तो देखें पूरे साल में हमारा 2022 का 21 और 22 का जो डेफिसिट रहा, ठीक है, इंपोर्ट बिल बढ़ा, $72 बिलियन की इंपोर्ट जो एस्टिमेट था कि $55 बिलियन की होगी, वो $72 बिलियन तक पहुंच गई और $40 बिलियन का हमें ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ा। ठीक है, इस 40 बिलियन में से 31 ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि $31 बिलियन के रेमिटेंसेस भी हमारे पास है, वो जो कि पेमेंट के लिए यूज होते हैं। और दूसरा ये कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल देखें, अगर सही पिक्चर देखें तो $9.2 बिलियन के करीब तो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व हैं, कमर्शियल बैंक्स के इंक्लूड करते हैं। कमर्शियल बैंक में भी जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनका पैसा होता है, उन इंपोर्टर्स का पैसा कमर्शियल बैंक्स में भी होता है, उसको भी शामिल कर लें तो $50 बिलियन से ज्यादा बन जाते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, जो सेफ साइड एस्टीमेट होता है, ये होता है कि 6 वीक के जो इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एवरेज रिक्वायरमेंट, अगर उसके इक्वल आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है तो आप सेफ पोजीशन में हैं। और ये जो हमारे पास 15 बिलियन को छोड़े, जो 9 बिलियन जो स्टेट बैंक के पास हैं, ये भी हमारे 6 वीक की रिक्वायरमेंट से बहरहाल ज्यादा है। ये जहन में रखिएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ट्रेड साइड पे नहीं आ रही। प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमें क्वार्टरली बेस पर जो हमने लोन लिया हुआ है, इंटरनेशनल डेट लिए हुए हैं, उसे भी वापस करना होता है, उसकी किस्त भी जानी होती है। ये जो हम बार बार जाते हैं, अब अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मार्केट में, डॉक्टर साहब इस वक्त जो स्पेकुलेशन है, और ये कहा जा रहा है ये स्पेकुलेशन की वजह से जो है डॉलर जो है अनकंट्रोल हो गया बिल्कुल, तो मतलब इस वक्त जेन्युइन रेट आपके ख्याल में डॉलर का क्या है और होना चाहिए? देखिए, अगर जेन्युइन रेट की बात करें तो जेन्युइन रेट की बेस पर तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट चेंज होने से पहले रुपी डिप्रिसिएट हो चुका था, लेकिन बहरहाल मार्केट में अच्छा इमेज था, वो उस तरह से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था। उसमें एक चीज आप इग्नोर ना करें, अभी कैसर शेख साहब ने एक चीज की तरफ इशारा किया था कि IMF के हम हर चीज ना माने। मैं भी कह रहा हूँ हर चीज नहीं मानना, हमें नेगोशिएट करना है, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिफ्ता इस्माइल साहब को इस चीज का देना होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जिस वक्त नेगोशिएशन में शामिल हुए, उससे पहले 4-5 माह पहले एक चीज हुई थी पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा ऐसा हुआ था कि हमने जो एग्रीमेंट IMF से किया था उसमें से कुछ चीजें हमने वायोलेट कर, पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए हमने सबसे ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। आमिर दुरानी साहब, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो जो IMF प्रोग्राम में आप गए और फिर उससे आप डी ट्रैक हो गए, मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया और फिर जब नई हुकूमत आई उनके लिए प्रॉब्लम थे। सो आप जब एक प्रोग्राम शुरू करते हैं और फिर उससे डी ट्रैक हो जाते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है? क्या यही नुकसान होता है जो हम आज देख रहे हैं? नहीं, ये मैं इससे तो बिल्कुल किसी हद तक एग्री करूँगा भी और किसी हद तक नहीं भी करूँगा कि ये जो अगर आप ये कहें कि जी आज जो डॉलर की जो कदर में इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि वो इसलिए कि भाई पहले एक हुकूमत डी ट्रैक कर गई थी। बहुत सी हुकूमतें, हमारे बहुत से प्रोग्राम्स जो हमारे 30-40 प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ हम डी ट्रैक कर गए। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्होंने कभी ख़त्म ही नहीं किए। तो ये कहना कि ये पहली बार हुआ है, ये तो बिल्कुल एक नाजायज़ बात है। ये हर दफ़ा होता है। दूसरी बात कि क्या हुकूमत ने उस वक्त सियासी फ़ैसले कुछ किए जो पिछली हुकूमत थी, तो ये बात याद रखिए कि ये जो सियासी फ़ैसले किए थे वो हुकूमत ने एक अपने नमूद की, उनका एक किसी सियासी नमूद का टाइम था। वो इसलिए कि आप ज़रा गौर फरमाइए कि जो पिछली हुकूमत थी, हम उनके दिमाग में घुस के सोचें कि उन्होंने 2 साल में कोविड का बहुत डट के मुकाबला किया पाकिस्तान की मईशत को। उन्होंने अगर हम साउथ एशिया की जो एशियाई मईशतें हैं उनके मुकाबले में उन्होंने उनको पाकिस्तान ने
कदरे बेहतर तरक्की की। ऊपर से आप ये देखिए कि वो डॉलर्स जो 2 साल में हमने अपना देखा कि जिस हिसाब से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो बरामदात हैं वो हमने बढ़ाई, तो उनके बाद आपको यकीन था कि रेमिटेंसेस जमा जो आपकी बरामदात के डॉलर हैं वो उनको नज़र आ रहा था कि वो ये पूरे कर सकते हैं। तो वो ये मेरे ख्याल में तो ये था कि मैं तरीन साहब के शूज़ में तो नहीं हूँ। एक पॉइंट ये मिस ना करें ज़रूर आप कि जब ड्यूरिंग कोविड आप जब मुकाबला कर रहे थे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड है वो कितने पे ट्रेड हो रहा था, उसका जो बेनिफिट आपने देखिए इंटरनेशनल सिर्फ क्रूड से हर चीज़ नहीं होती। ये देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट, आपने 3-4 चीज़ों का फिर जिक्र करते तो मैं जल्दी से आपको क्रूड का जवाब दे देता हूँ। और आपका यूक्रेन और रशिया का मसला भी नहीं था कि आप यूक्रेन का मसला नहीं था, तो कोविड का मसला था ना। मैं आप देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहरान होता है। नहीं, लेकिन अगर उससे अगर आपकी इकोनॉमी उससे स्लो हुई तो स्लो इकोनॉमी होने का जो आपका जो प्रेशर आप कहते रहते हैं बार बार कि आपके करंट अकाउंट पे पड़ता है वो कम नहीं हुआ। नहीं, देखिए आप जो पूरी दुनिया का बहरान अगर आप कहना तो जो पेंडेमिक का जो बहरान था, ठीक है ना, अब यहाँ पे मिसाल तौर पे जो यूक्रेन का बहरान है वो उन लोगों को मुतासर कर रहा है। अगर हम, क्योंकि हम सिर्फ बड़े मुल्कों की तरफ देख रहे हैं। आप मिसाल किसकी लेते हैं, कोविड ने पूरे दुनिया की नकलो हमल को बिल्कुल जाम करके रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद कोई भी बहरान आएगा तो वो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसका वो दुगना होगा। जी, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, बहुत अच्छा काम किया होगा, यकीनन किया आपने कोविड से निपटने के लिए, बट उसके साथ साथ पिछली हुकूमत पिछली हुकूमत ने जिसके बाद भी कर रहे थे, लेकिन पॉइंट इस कि उनको बहुत आसानियाँ भी मिल गई अगर देखा जाए तो। मिसाल के तौर पे आपके जो लोन्स हैं वो रीशेड्यूल हो गए, आपके जो डॉलर अकाउंट पे आपका प्रेशर इस तरीके से नहीं आया, जो आपने एक्सटर्नल डेट के लिए पेमेंट्स करनी थी, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी थी, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिल गया। चलें इसी बहाने में आपको पहले ये बता दूं कि ये सवाल का जवाब जो है वो इसमें मेरे ख्याल में ये आप अगर अपना पूरा जो डेट है यानी हमारा जो कर्जा है उसको अगर आप गौर से देखें तो 63% वो कर्जा अंदरूनी है, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल में नाजरीन को समझनी है, तो ये इसका दिवाली से भी ताल्लुक है और इसका आपके सवाल से भी ताल्लुक है। जो 63% कर्जा हमारा अंदरूनी है, उसके अलावा 37% जो हमारा बैरूनी रह जाता है, उसके अंदर आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जिसके मैं आपको बताऊँगा कि उसमें से तकरीबन आधा जो है वो हमने ये MFIs को देना, यानी वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है। उसमें से 24% है हमारा मुल्कों का, ठीक है। उसमें से 17% हुआ है जो प्राइवेट, इसको हम पेरिस क्लब बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कर्जा रीनिगोशिएट होता है IMF पहले आता है और ये पेरिस क्लब उनके फ़ौरन बाद आप IMF की दरवाजे से उतर के उधर जाके दस्तक देते हैं, क्योंकि ये वो कर्जा। और यहाँ मैं 2 चीज़ें अगर आप जल्दी से याद दे दें, हाँ, 3 से 4 बिलियन डॉलर, और इस बात में ज़रूर एग्री करूँगा जो माहिर साहब हैं कि भाई देखिए उन्होंने जो बात की ना कि हमारे पास इस डॉलर हैं इस हिसाब में, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ हमारे पास हैं, क्योंकि जो ये पेरिस क्लब जो हमारे इमीडिएट डॉलर्स देने वाले हैं वो 3 से 4 बिलियन की पेमेंट है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान, और आप देखें मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि ये जो दिवालिये का नैरेटिव है वो जो भी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ये बात सही नहीं है, ये कि डॉलर की कदर उसको दिवालिये से ना लिंक करें। ठीक कैसर अहमद शेख साहब, आज जो सरबराही इजलास हुआ PDM का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब पंजाब में हुकूमत परवेज़ इलाही साहब या कोलिशन गवर्नमेंट है PTI की, और कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। आप लोगों ने क्या मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, कर लेंगे, या अभी भी कोई सियासी तौर पे आपके पास समझते हैं कि ऐसी कोई मनसूबाबंदी है जिसके तहत जो है ये चीज़ रिवर्स हो जाए? देखिए आज इजलास हुआ और देखिए सब जुडिस है मामला, ऑलरेडी कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है। नहीं, अब सब जुडिस तो नहीं रहा, फेयर कमेंट आप कर सकते हैं। नहीं, अब हमारे पास नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास ये चॉइस तो है कि हम उसको रिव्यू में चले जाएं। देखिए मानना तो पड़ेगा ना, जो बात जो भी होगी सुप्रीम कोर्ट की वही प्रिवेल करेगी ना बात। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि PDM ये कहे कि नहीं जी हम ये ज़रूर है कि हम रिव्यू में जा सकते हैं, और वो जो भी होगा वो तो आपके सामने है, कोर्ट्स के जजमेंट से। अब हिकमत अमली क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि पंजाब दोबारा आप हासिल कर लें, उसके लिए यकीनन कोई हिकमत अमली होगी, वो क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब दोबारा हासिल करना तो यही रिव्यू ही, अब इलेक्शन तो नहीं रोज़ रोज़ हो सकते, रिव्यू में हम जाएंगे। लेकिन मैं आपको असल बात बताऊँ ना कि जो ये शुरू हुआ बहरान, ये खैर बहुत अरसे से हो रहा है, पिछले 25-30 साल से हो रहा है। हमारे यहाँ जो जितने फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ना, आप बड़ा क्लियर कट आपका आइन कहता है कि आपकी कौमी असम्बली बजट बनाएगी।
सेनेट का भी मेंबर उसमें वोट देने के लिए अहल नहीं है। दुरुस्त। हमारे यहाँ पिछले 35 सालों में कौमी असम्बली के कितने मेंबर वज़ीर ख़जाना बने। हम समझते हैं कि बाहर वाले को इतने एक्सपर्ट हैं, बैंकर हफीज़ शेख, मिफ्ता इस्माइल और ये सारे जितने भी बाहर से आते हैं, तो अगर ये एक्सपर्ट होते तो मुल्क की नहज इस नहज पे तो ना पहुंचा होता ना। हमने जो कुछ किया इन्होंने एक्सपर्टों ने ही पहुंचाया ना। मैं समझता हूँ सबसे कामयाब हमारे यहाँ वज़ीर ख़जाना मियाँ यासीन भुट्टो थे, जो खुद फाइनेंस साइड के नहीं थे। आप जब तक कौमी असम्बली के, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, कल को तो आप कहेंगे कि वज़ीर आज़म भी आपके कोई एक्सपर्ट आ जाएँ, या ये हम गलती कर रहे हैं। हम अपने नुमाइंदों पे, जिन पे कौम एतबार करती है, उन पे एतबार करें। और ये कोई रोज़ रोज़ आप कितनी बार 22-23 बार तो हम जा चुके हैं IMF के बाद, शायद ही कोई मुल्क इस तरह गया हो। और अब ये जो कुछ हुआ, हम एक दूसरे पे बोतान लगाते रहें कि जो कि PTI ने कहा, देखिए ना, वो इतना जाके कमिटमेंट की और फिर जाके 10 रुपए आपने डीजल कम कर दिया ना। हमसे कोई बेहतर हो रहा है। हमें एक बोर्ड बिठाना चाहिए हमें एक्सपर्ट का, और हमें मिल के पॉलिटिशियंस को, जो पंजाब का तो मैंने आपसे कह दिया कि जो फैसला होगा, मैं तो ये महसूस करता हूँ कि जो भी फैसला, अगर कानूनी फैसला, आईनी फैसला, तो वो है ना जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी। हमारे पास रिव्यू का है ऑप्शन है, हम ज़रूर रिव्यू में जाएंगे। बाकी पंजाब की हुकूमत है, उनको मेरे ख्याल में करने देने चाहिए जो फैसला हुआ है उसमें नहीं इंटरवीन करना, ताकि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना, उसको किसी जगह रोका जाए। बिल्कुल ठीक। और ये डॉलर भी जो रोज़ आप देख रहे हैं कि रोज़ रुक ही नहीं रहा ना हमारा किसी जगह, तो उसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं, उसमें भी खान साहब ये एक मुस्बत बात की है कैसर अहमद शेख साहब ने कि एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और अगर पंजाब में मुखालिफ हुकूमत है भी तो होती रहे, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो लेकिन सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अगर सूबा एक तरफ सिमत में होगा, वफाक एक सिमत में, या अगर आपने कोई ऐसा प्लान किया मुस्तकबिल में कि आप एहतजाज करेंगे और साथ में ज़ाहिर सूबे की हुकूमत भी आपके साथ है, तो फिर तो इंतशार बढ़ेगा। तो वर्किंग रिलेशनशिप जो है, ये जितना भी अरसा है इंतखाबात में, आप देखते हैं, समझते हैं कि ये कायम हो जानी चाहिए। अब अमजद न्याजी साहब से रब्ता फिर हमारा मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि आमिर दुरानी साहब ने गुफ्तगू की, मैं एक सवाल इनसे करना चाह रहा था, लेकिन पहले आपसे करता हूँ, फिर इनसे भी कहूँगा कि इज़हार ख्याल करें कि इस वक्त डॉलर पे जो रुपए पे जो प्रेशर है, उसको कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? मतलब कई सजेशन होते हैं, जैसे कि कोई रेगुलेट कर लें, या कुछ अरसे के लिए डॉलर का जो ये लेन देन है इसके ऊपर कोई ज़रा कड़ी निगरानी कर लें। इस किस्म की सजेशंस जो हैं आजकल सर्कुलेट कर रही हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, कड़ी निगरानी तो मैं समझता हूँ मजीद उसकी जरूरत नहीं, वो क्योंकि स्टेट बैंक ने कुछ स्टेप ले चुका है ऑलरेडी, जिसमें मार्जिनल फाइनेंसिंग बात चीज़ों पे 100% कर दिया है कि हाँ, आप पहले जमा कराएंगे 100%, उसके बाद आप LC खोल सकते हैं, इंपोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ने ऑलरेडी बहुत सारे इस तरह के किए हैं। और दूसरा ये कि इम्पोर्ट्स का अगर आप ब्रेकअप देखें तो हमारी इम्पोर्ट्स में ये फैसिनेशन है कि हम कह दें कि लग्जरी ज़्यादा है, लग्जरी नहीं, नेसेसिटीज हैं। हम आप उसका ब्रेकअप देखें वो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, और जहाँ थोड़ी बहुत कुछ लग्जरी आइटम नज़र आए, स्टेट बैंक ने वहाँ पे मार्जिनल फाइनेंसिंग की 100% रिक्वायरमेंट कर दी है। बात यह है कि सबसे पहले तो हमें डिसइंफॉर्मेशन और रूमर्स का जवाब, बहुत उसका प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना होगा। दूसरी बात यह है इकोनॉमिक फंडामेंटल जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो तो यही है कि अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव करें। एक फौरी तौर पर जो है वो यकीनन हमें पेरिस क्लब की न्याजी साहब ने भी बात की, IMF से नेगोशिएशन हमारी हो चुकी है, अब बहुत टाइम हो गया है। IMF से जैसे रिलीज होगा और रीनेगोशिएशन हो गया अगर पेरिस क्लब से, तो एक शॉर्ट टर्म जो है वो क्राइसिस जो है वो रुक जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डॉलर जो है वो दोबारा कम उसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी जो पहले थी। जरूर डिप्रिसिएट होगा, रुपये की में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आप ये नहीं कहें कि रुपये अप्रिसिएट करेगा। स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप कहें कि 200 से नीचे चला जाएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी इकोनॉमी में। और उसमें दूसरा जो चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी भी तरह से अब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना है। और मैं आपके प्रोग्राम में ये दो बातें तो खुद मैं बहुत दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि FDI की सूरत हाल बहुत बुरी है। FDI को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज काफ़ी नहीं है, वहाँ हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री का और फॉरेन
मिनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वेरी राइट। तो वो एक लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल ठीक। अमजद नियाज़ी साहब, सवाल ये था, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया कि वर्किंग रिलेशनशिप, आपकी अब 2 सूबों में हुकूमत है और सियासी तौर पे आप यकीनन कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन इंतख़ाबात आज हों, अपने वक्त पे हों, उससे उस दौरान ये जो अरसा है इसमें सूबे और वफाक के माबैन अगर एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होगी, सियासी फ़ज़ा बेहतर होगी, तो यकीनन इसका एक अच्छा इफ़ेक्ट होगा और मईशत पे भी होगा। 2 बड़े अहम हमारे माशियात बैठे हैं, ये भी शायद इस बात से एग्री करें। नियाज़ी साहब, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे हैं सूबों और वफाक के दरमियान। अगर वफाक सूबों का हक नहीं मारेगा और वो उनको अपना हक देना चाहेगा, तो जितने सूबे जो वर्किंग रिलेशन है, शिप है, उसके बारे में वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल उसकी नेगोशिएशन की बात है, तो हमारा तो सिंपल बड़ा वाजे जो है वो पैगाम है कि इंतखाबात की तरफ आए। सिर्फ इंतखाबात नहीं, साफ और शफाफ इंतखाबात जिसमें अवाम की विश और विल है दोनों शामिल हो। तो ये हमारा बड़ा वाजे मौक़िफ़ है। बाकी आप देख रहे हैं कि उसमें अगर इंटीरियर मिनिस्टर हमें धमकियां देना शुरू कर दे कि जी हम गवर्नर लगा देंगे, हम जगह किधर धमकियां हैं, हालांकि उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल हो चुकी है और अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो ठीक पाकिस्तान में बड़े मसाइल भी आ रहे हैं। तो खुद जहाँ वो शीशे के महल में बैठे हों और वो भी 20 किलोमीटर के अंदर, तो यकीनन उनकी पोजीशन तो बड़ी ऑकवर्ड हो चुकी है। और वो खुद हमें कहें कि जी हम आपको गवर्नर राज के जरिए जो है हम सब कुछ छीन देंगे, तो मुमकिन नहीं है। तो फिर इस हालात में वर्किंग रिलेशनशिप कैसे आप उसमें अगर आपकी जानिब से शायद पहल हुई, आप एग्री करें या ना करें, अगर आप कहेंगे कि कुछ वफाकी वज़रा के दाखिले पर हम पाबंदी लगा देंगे तो एक नीज रिएक्शन तो होगा, तो ऐसे बयानात से शुरू से गुरेज करना चाहिए। देखिए, जब 25-26 का धरना नहीं कह सकते लॉन्ग मार्च हो रहा था और इमानत के साथ तशद्दुद हुआ, इवन मुझ पे हुआ, मेरे जितने भी कुलीग हैं उनको निशाना बनाया गया, जैसे वो दहशतगर्द हो। और पाकिस्तान की तारीख में इससे कभी इतनी शेलिंग नहीं हुई, जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो इन हालात में भी वो हमें डराना और धमकाना, आपने देखा होगा कि कई मौक़ों पर वो जो बयान दे चुके थे, उसके पैरामीटर्स में अगर एक बयान आ गया तो कौन सी क़यामत आ गई। सबसे पहले उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के निहत्थे लोगों पे, शहरियों पे, बच्चों पे। तो इसको भी आप एक बयान के तौर पे ही लेना, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? हम तो पता है जी राना साहब की क्या पोजीशन है, राना साहब की मूंछें बच गई हैं, बाकी तो कुछ नहीं रहा। चलें, मैं वापस आता हूँ आपकी जाने। आमिर दुरानी साहब, अब जो सवाल मैंने डॉक्टर महर साहब से किया था कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरवेंशन अगर की जा सकती है, पॉसिबल है माजी की तरह या नहीं है, और माजी में तो बड़े सख्त फैसले भी किए गए, लेकिन कम से कम एक कड़ी निगरानी कोई मुमकिन है या नहीं है, या इसको हम इसी तरह मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें? मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें कि ये तो किया जा सकता है। मैं आपको 2 इसमें तजावीज़ भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अमजद से दोस्त भी है, इसलिए मैं इसको पहले तो ये कहूँगा कि यार आप ये करें कि बजाय इसके कि बयानियाँ दें कि भाई पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे, ये पहले बयानियाँ ये दें, और ये आप बग़ैर हुकूमत में शामिल हुए कर सकते हैं कि आप अपना जो बयानिया है ये दिवालिये के बयानिए से हटाएं। और वो हटाने के लिए सबसे पहला कदम आप ये ले सकते हैं, आप बताएं कि आपकी पार्टी जब आएगी तो वो क्या इकदाम लेगी, जो कि जिसकी वजह से जो आप मेरे से सवाल किया उसमें ये भी होना चाहिए कि आप डॉलर को कैसे बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, पहला काम ये कि मैं मेयर से बहुत इत्तेफाक करूँगा इस बात पे कि जो चीज़, और ये पूरी दुनिया का दस्तूर है कि हम सोचते हैं ना बिजली हम कम कर देंगे, डॉलर कम कर देंगे, ये जो है ये आप आवाम को धोखा देने वाला बयानिया जो है, ये सारी पार्टियों से मेरी दरख्वास्त है कि ये बंद करें। इस वक्त आप जाके नॉर्वे में, अगर आप ये तिजारत करते हैं मेरी तरह, मैं भी बिज़नेस करता हूँ, तो जाके इस वक्त नॉर्वे में बिजली का रेट पूछ लें, 46 से 53 सेंट्स,
यानी 53 सेंट फी यूनिट है, क्योंकि जूं आप बिजली अच्छे तरीके से पैदा करते हैं, साफ तवानाई लाते हैं, तो उसके पैसे भी बढ़ते हैं और उसको अफोर्ड कौन करता है, क्योंकि जो आप ख़रीदने वाला होता है उसकी अपनी पर्सनल इनकम भी जा रही है। अब मैं वो जल्दी से बयान करना चाहूँगा कि दो चीज़ें क्या। पहली तो बात जो शेख साहब ने कहा कि इस वक्त सब में खिलवाड़ कौन हो रहा है, सिर्फ बैंक्स खेल रहे हैं। और ये हमारे बैंक जो हैं, हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, आई थिंक स्टेट बैंक जो हरकत कर रहा है, और यहाँ पे माहिर साहब ने जो कहा कि स्टेट बैंक कह रहा है पूरा 100% ला के दें, मैं कहूँ क्यों ला के दें, ठीक है ना। दूसरी बात जो उन्होंने फिर सही की वो ये की कि जी उन्होंने कहा कि ये सारा हम कहते हैं जी हमारे जो अशाए खुर्दोनोश हैं और हम लग्जरी कार्स हैं। देखिए आपका सबसे बड़ा बुहरान आपकी तवानाई के साथ जो आपने वो, अब ये लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन खिलवाड़ जो कि पूरे सियासतदान इस्तेमाल कर, तवानाई का शोबा 60% सारा जो डॉलर का आपका इस वक्त चक्कर चल रहा है वो तवानाई के गिर्द घूम रहा है सिर्फ, और वो उसमें सारी हुकूमतें मुलव्वस हैं, पिछली भी, उससे पिछली भी, उससे पिछली भी, ठीक है। तो आखिर में पहली बात तो ये करनी चाहिए कि आप जाएं और ये अपने बैंक्स में जो ये मार्केट स्प्रेड की बात की शेख साहब ने कि जी आप 8 रुपए का मैं जा रहा हूँ, और क्योंकि देखिए ना आपकी अभी जो अगर आपने ये कर दिया कि आप 100% LC डिपॉजिट करा दें तो आप तो अपनी बरामदात से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं टेक्सटाइल का ओनर हूं तो मुझे तो इंटरमीडिएट के लिए, मैं सियालकोट में फुटबॉल बनाता हूं, मैं सियालकोट के अंदर ये रैबिट की जैकेट्स बना के भेजता हूं, तो उसकी जिप्स जो होती हैं, उसकी जो काफ़ी उसके जो खाम माल होता है वो हम लाते हैं। इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहा जाता है। इसको सोचने की बहुत अशद ज़रूरत है हमें। तो पहला काम कि स्टेट बैंक को अब इंटरफेयर करना चाहिए। पहले तो अब बैंक वैसे ही हुकूमत के कर्ज़ों में पलते थे, ठीक है ना, 80% का पोर्टफोलियो, हम जैसे लोगों को वो कर्ज़े देते नहीं हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ये डॉलर स्प्रेड का रेट है। तो सबसे पहले तो आप ये बैंकों के साथ जो भी है रेगुलेटरी इकदाम लें और स्टेट बैंक को जागना चाहिए, बजाय इसके कि ये पेटी मेजर्स जिनको कहा जाता है ना कि उसके साथ। वेरी राइट। फाइनली जी कैसर साहब, अब वज़ीर ख़जाना साहब ने जो कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज इनको बेचने की भी बात की है, इस ऑप्शन के साथ कि आप बाय बैक कर सकते हैं फ्यूचर में, आपके अगर हालात अच्छे हों और आप समझे कि ये वो है। प्राइवेटाइजेशन का भी एक अमल बड़ा अहम है कि जो उस तरीके से, उस रफ्तार से नहीं चला कभी भी जिस रफ्तार से चलना चाहिए था। तो ये जो सिक यूनिट और इस किस्म की चीज़ें हैं जिनको आप बेच के लिक्विडेट करके इनसे जान छुड़ा के आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और अपना नुकसान भी कम कर सकते हैं, इस पर कितनी ज़रूरत है इस वक्त? देखिए बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने इधर ज़ोर तो दिया नहीं। हम बार बार उनसे कहते रहे कि जो आपके नुकसान दे रहे हैं या इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की हुई है उसको प्राइवेटाइज करें। हर पार्टी कहती रही। आज तो देखिए मैं हमेशा फेवर में हूँ कि करना चाहिए, लेकिन आज जिस रेट पे आप करेंगे ना, आज से अगर 4 महीने 6 महीने साल पहले ये फैसला कर लिया जाता तो 25 30 40% ज़्यादा पे हम अपने ये शेयर्स बेचते हैं। शेयर दुनिया के हर मुल्क में बेचे जाते हैं और हमारे पास ये एसेट थे। इस वक्त हमें प्रॉब्लम में है, हमें लेकिन ये बड़े गलत वक्त पे हमारी हुकूमतों ने प्लानिंग नहीं की, स्ट्रेटजी नहीं की। वही ये एक्सपर्ट वज़ीर ख़जाना करते क्या रहते हैं, मैं कहता हूँ इन्होंने मार्केट के ऊपर कभी तवज्जो नहीं थी। इनका सारा दौर IMF वर्ल्ड बैंक के अलावा, कर्जे लेने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भाई ने बिजनेस की बातें की, तो क्यों नहीं हम अपनी इकानमी को बेहतर कर सकते। आज देखिए कि इंडिया में कोविड हमसे ज़्यादा आया है ना, उनके यहाँ पिछले साल $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई बगैर एक पैसा भी इंटरेस्ट लेने के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने कभी गौर ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं की। हमारे जो एक्सपर्ट सो कॉल्ड है ना, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। आज मैं एग्री करता हूँ, इवन किसी वक्त भी यह देखिए हमें ज़रूरत है तो वो तो हमारी जो एसेट्स हैं वो उसके अलावा प्राइवेटाइज करें। पहले तो लोकल देखें कि लोकल को ले सकते हैं, नहीं बाहर वालों को भी, और दुनिया में ये होता रहता है। उसके साथ साथ हमने बार्टर ट्रेड पे गौर नहीं किया। हमारे यहाँ बार्टर ट्रेड बहुत हो सकती थी जिससे हमें बेनिफिट पहुँच सकता था ना। हमने तो इन लॉन्ग टर्म, हम सिर्फ कर्जे जो आता है ना बंदा उसका काम, ये एक हिटमैन एक किताब लिखी गई है, बड़ी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा सेल हुई है। उसमें उन्होंने खुद कहा है, उनके एग्जीक्यूटिव्स ने, जो IMF के एग्जीक्यूटिव्स रहे ना, उन्होंने कहा कि इनका हमारा तो काम ही यही है कि ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जे दो ताकि वो उस जाल से निकल ही ना सके। इतने ह्यूज परसेंटेज 85%। लास्ट 2 मिनट्स हैं, वेरी क्विकली जी। अमजद दयाई साहब, अब कम से कम मईशत के मौजू पे तो बैठना बनता है सियासी जमातों का, या नहीं? एक बात है कैसर अहमद शेख साहब ने अच्छी कही। मैं एक बात कहना था, पाकिस्तान में ना भुट्टो साहब के जमाने में जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ ना कि नेशनलाइज कर ली गई जितनी भी इंडस्ट्री थी और यूनिट थे,
आज तक पाकिस्तान तारीफ नहीं कर सका कि हमने नेशनलाइज करना है या डी नेशनलाइज, जिसके दरमियान में लटक रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी जो सर्विस है, आपकी क्वालिटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ी मतलब डैमेज हुई है और वो उसको आप बेयर भी कर रहे हैं आज तक। ठीक, जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो सियासत के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि स्टेबिलिटी की। तो आप पॉलिटिकल बैठ के बात क्यों नहीं करते? जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसका वाहिद रास्ता जो है वो फ्रेश मैंडेट है, उसी से सब कुछ हो सकता है। बाकी ऐसे मैं नहीं समझता कि इस तरीके से काम चलेगा आपके ख्याल में। आमिर साहब क्विकली जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मतलब मैं सिर्फ जल्दी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो जितना अभी तक हमारा जो एक बात से हमें सबको ख्याल रखना चाहिए, ये जो बयानियाँ इस वक्त हम आम आवाम के सामने, यानी IMF, ये ऐसे मुगलों जिसकी किताब है व्हेन नेशंस फेल, यू बाय नेशंस फेल, उसकी नई किताब है नैरो कॉरिडोर। उसमें पाकिस्तान को उसने कागज़ी चीते से तशबीह दी है, ठीक है। इसको कहता है मतलब पेपर लेवायथन, ठीक है ना। तो कागज़ी चीता कह लें, कागज़ी देव कह लें, वो यही बात है कि आप कागज़ घुमाने वाले लोग लाते हैं, वो आपको कागज़ी कार्रवाई में ही लगाए रहते हैं। जो असल बयानिया, और मैं इस वक्त आपको यकीन दिखाया पूरा पाकिस्तान तक आधा घूम के आया हूँ मोटरसाइकिल पे, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त बावजूद इस सारी जो हम हालात देख रहे हैं, आपकी अंदरूनी सियाहत भी चल रही है, आपकी जो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखें वो सब चल रहा है। कमी किस चीज़ की? आपने अभी तक अपने निजी इदारों को निजी भाई बात बिल्कुल अमजद ने सही की कि भाई अभी ये जो भुट्टो ने फैसला किया था करने का नेशनलाइज, अब तक इतने हज़ार साल के बाद हम ये फैसला नहीं कर सके। क्योंकि दूसरी बात जो शेख साहब की आखिरी बात ये देखिए, पूरे अमेरिका के जितने इदारे इस तरह की एंटरप्राइज हैं उसमें चाइना के शेयर्स हैं। अब चाइना और अमेरिका की कितनी जंग होती है और हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि जी हाँ हमने शेयर UAE को दे दिया, फलाने को दे दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब, कैसर अहमद शेख साहब, अमजद नियाजी साहब, डॉक्टर अयूब महर साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।